हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है इस वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने एग्रीकल्चर क्या है और टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 7 स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम लोगों को सबसे अभी तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग 4 मेन चीजें पढ़ेंगे, जो कि है प्लग, हॉलो, लेवलर एंड कल्टीवेटर। ये 4 मेन चीजें पढ़ेंगे। और तो हम लोग को ये समझना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फार्मर्स क्यों करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये फार्मर ही करते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी तो खेती करता है नहीं, फार्मर करते हैं। तो वो सॉइल को प्रिपेयर क्यों करते हैं और क्या करते हैं सॉइल प्रिपेयर करने के वक्त में। वो सॉइल को लूज कर देते हैं, मतलब सॉइल जो सारे मिट्टी जो है एक साथ जकड़े हुए रहते हैं उसको ढीला कर देते हैं, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में बांट देते हैं। और वो ये किससे करते हैं? प्लग से करते हैं। प्लग से वो फार्मर्स ये काम कर पाते हैं। और ये बात जान लीजिए कि सॉइल जो है हर जगह अलग अलग तरीके के होते हैं। कहीं पे पानी अच्छे से स्टोर हो, मतलब कहीं पे सॉइल जो है पानी को अच्छे से होल्ड कर पाता है, कहीं पे नहीं कर पाता है। कहीं पे सॉइल एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। कहीं पे बहुत अलग अलग तरीके के सॉइल होते हैं। कहीं कहीं पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सॉइल में। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह फर्टिलिटी या फिर एसिड ये सब यही हो, ऐसा ही हो। सब जगह अलग अलग है। तो फार्मर्स इसलिए सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि अच्छे से क्रॉप ग्रो हो पाए। और उसमें वो क्या करते हैं, वो लोग सॉइल को ढीला कर देते हैं ताकि, और इससे उनको एडवांटेज क्या मिलता है, उनको ये एडवांटेज मिलता है जो क्रॉप है वो सॉइल को अच्छे से जकड़ लेते हैं, एंकर कर लेते हैं, ताकि अगर जो कि आंधी तूफान भी आए तभी वो जो क्रॉप है वो उखड़ ना जाए। और दूसरा प्रॉफिट उनको ये होता है कि जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो पाता है सॉइल में। ये नहीं कि ज़्यादा देर रुक के क्रॉप्स को हम पहुंचाता है, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए फार्मर्स जो है प्रिपेयर करते हैं सॉइल को। अब ये प्लग क्या है? वो जो हल होता है ना, ये हल जो है ये जो काम करता है इसको प्लगिंग कहते हैं। प्लग क्या करता है? प्लगिंग। प्लगिंग में क्या होता है, सॉइल को लूज कर दिया जाता है ताकि सॉइल जो है पोरस हो सके, मतलब पहले से बेहतर हो सके। तो ये तो हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है। प्लगिंग होता है। प्लगिंग किससे होता है? प्लग से होता है। प्लग कैसे यूज होता है? या तो प्लग को या तो कोई इंसान भी चला सकता है या फिर जानवर से कनेक्ट कर दिया जाता है या फिर ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर खेत में चलाया जाता है। ऐसे प्लग इस्तेमाल होता है। अब हॉलो क्या करता है? हॉलो जो है वो जो बड़े बड़े, जब हम प्लग इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाता है सॉइल। और वही जब हम हॉलो इस्तेमाल करते हैं ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है या फिर एनिमल्स से होता है, जैसे कि भैंस हो गया, फिर गाय हो गया, तो इन सब से। तो ये क्या करता है, उन बड़ों को ना छोटा छोटा कर देता है। और फिर लेवलर क्या करता है? लेवलर को इस्तेमाल तभी किया जाता है जब सॉइल सॉफ्ट हो। और सॉइल सॉफ्ट कब होता है? जब पानी डाल देते हैं या फिर उसको एकदम महीन महीन छोटा सा कर देते हैं सॉइल को, तब जाके जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाता है। और फिर बड़ा बड़ा लकड़ी को लेके अगर सॉइल पे चलाया जाए तो सॉइल जो है, मतलब जो उबड़ खाबड़ जो फील्ड है वो प्लेन हो जाती है। ये लेवलर का काम है। और कल्टीवेटर क्या है? ये प्लग जैसे ही काम करता है, बस अंतर ये है कि ये मॉडर्न टूल है
और ये एक बार में ज्यादा एरिया को कवर करता है, ज्यादा एरिया को प्लगिंग करता है, और इससे टाइम भी सेव होता है। तो ये तो हम चारों चीजों के बारे में समझ गए हैं। अब हमको प्लग का कुछ कुछ चीजें समझना है कि प्लग क्या कंस्ट्रक्शन डिजाइन कैसा है। प्लग 3 चीजों का होता है। पहला तो प्लग शेयर, दूसरा प्लग शाफ्ट, और तीसरा आयरन टिप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लग शेयर क्या करता है? प्लग शेयर जो है ये आयरन टिप को कंट्रोल में रखता है, मतलब अटैच करके रखता है अपने से। और प्लग शाफ्ट क्या करता है? प्लग शाफ्ट प्लग शेयर और आयरन टिप दोनों को अटैच करके रखता है। और आयरन टिप क्या करता है? सॉइल को लूज करता है, और यही तीनों मिलके प्लग बनते हैं। अब हम लोग ये तो समझ गए हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है। अब हम द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स क्या में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अब द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो पढ़ लिया है। अब हम लोग द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स क्या में पढ़ेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें 2 मेन वर्ड है। पहला है सिलेक्शन, दूसरा है सोइंग ऑफ सीड्स। मतलब हम सेलेक्ट को, फार्मर जो है सीड्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे बोते हैं फील्ड पे। तो हम ये समझेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फार्मर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं बीज को। तो फार्मर्स जो है सीड्स को सीड बैंक से खरीदते हैं, फिर उसको खेत में इस्तेमाल करते हैं। और उसके पहले वो लोग क्या, उनका एक प्रोसेस होता है कि वो बहुत सारा पानी लेके कहीं पे भी किसी बड़े बाउल में लेके सारा सीड उसमें डाल देते हैं, और फिर जो ऊपर में जितने भी सीड्स आते हैं उसको निकाल लेते हैं, और जो पानी में डूब जाते हैं उनको हेल्दी सीड के नाम देके उसको इस्तेमाल करते हैं खेत में। और ऐसा क्यों करते हैं वो कि जो ऊपर में फ्लोट कर रहा है उसको निकाल लेते हैं? क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सीड को जो है अंदर से खोखला बना देते हैं, और इसके लिए वो ऊपर आ जाता है, और इसलिए उसको हटा लेते हैं फार्मर्स। और ऐसे ही वो लोग सिलेक्ट करते हैं हेल्दी सीड कौन सा है। हम लोग ये तो समझ गए सेलेक्ट कैसे करते हैं वो लोग। अब स्विंग कैसे करते हैं, मतलब वो लोग कैसे ये क्या कहते हैं, कैसे उसको बोते हैं फार्म में। तो हम लोग को अब स्विंग मतलब ये फार्मर्स कैसे बोते हैं बीज को फार्म में, ये समझना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेडिशनल मेथड होता है फार्मर जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं कोई कोई, जो कि है ब्रॉडकास्टिंग, BOARD कास्टिंग, CASTING। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। जब ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं इस्तेमाल हुआ करते थे तब ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड इस्तेमाल होता था। इसमें क्या होता था, फार्मर जो है एक गमछा ले लेते थे हाथ में, और फिर थोड़ा थोड़ा बीज लेके ऐसे खेत में छीटा करते थे, और ये हाथ ही से ये काम होता था। तो ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन कंडीशंस क्या है, कैसे कैसे बोना चाहिए। तो जो सीड्स है ना ही ज्यादा गहरे होने चाहिए, मतलब ना ही ज्यादा अंदर में बो जाने चाहिए, और ना ही एकदम ऊपर में आ जाना चाहिए। अगर एकदम ऊपर में आ जाएंगे तो पानी या फिर हवा के जरिए वो हट जाएगा वहां से, और अगर एकदम जमीन में चले जाएगा तो उसको ना ही सनलाइट मिल पाएगा, इसके लिए ना ही कोई एयर मिल पाएगा। इसके लिए उसको एक राइट डेप्थ पे होना चाहिए, एक मीडियम गहराई पे होनी चाहिए।
और दूसरा कंडीशन ये है कि जो सीड्स है ना वो एक दूसरे के ना ही एकदम बगल में होने चाहिए ना ही एकदम दूर पे होने चाहिए। इसमें भी एक इंटरवल पे ही सीड्स को होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन ब्रॉडकास्टिंग में हो जाता था। ऐसा नहीं है कि हाथ से छींटते थे तो गड़बड़ हो जाता था, ये डेप्थ वगैरह गड़बड़ हो जाता था, ऐसे कुछ नहीं होता था, हाथ से एकदम अच्छे से हो जाता था। अब आजकल तो ट्रैक्टर्स वगैरह निकल गए हैं, तो जो सीड ड्रिलिंग, तो ये जो सोइंग ऑफ सीड्स है ये कैसे होता है, ये आजकल दो मशीन से होता है। पहला है सीड ड्रिल और दूसरा है आपका प्लांटर। ये अलग है प्लांटर और ये भी अलग है। इसमें सीड को एक्चुअली क्या होता है, इसमें ये एक होता है इतना बड़ा, इसको ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसमें इतने बड़े बड़े ट्यूब जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें से एक एक बीज निकलते रहता है और एकदम करेक्ट इंटरवल पे गिरता है, क्योंकि डेप्थ और ये सीड्स के बगल की इंटरवल में है। तो ये तो सीड ड्रिल है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो चावल का जो खेती होता है ये ये सबसे पहले चावल की जो खेती होती है वो दो तरीके में होती है। पहले तो है कि ऐसे सूखे खेत में चावल के बीज को बो दिया जाता है, फिर जो इतना बड़ा जो प्लांट निकलता है उसको वो लोग स्टोर करते हैं जब तक बारिश नहीं आ जाती और जो फील्ड है वो पानी से पूरा ढक नहीं जाता। और वो लोग ऐसे ही करते थे और जब पानी ढक जाता है तो वो उस प्लांट को बो देते हैं जमीन में। ज्यादातर लोग हाथी से बोते हैं, उसमें भी करेक्ट इंटरवल के साथ होना चाहिए। ज्यादातर लोग हाथी से बोते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न टूल की बात करें तो प्लांटर से आजकल होता है। प्लांटर बो देता है, इसमें बड़े बड़े डिब्बे जैसे होते हैं जिसमें प्लांट्स होते हैं और वो अपने आप बो दिए जाते हैं ट्रैक्टर मशीन के द्वारा। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि फार्मर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं हेल्दी सीड और बीज को कैसे बोआ जाता है फार्मर्स के द्वारा। अब हमको ये तीसरा स्टेप पढ़ना है जो कि फार्मर्स के द्वारा होता है, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, और हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को समझना है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी कैसे होती है। हालांकि आजकल तो सब फर्टिलाइजर्स ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजर के इस्तेमाल किए भी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छी रहे। तो उस समय सबसे पहला है फैलोइंग। फैलोइंग में क्या होता है कि अगर आपका इतना बड़ा जमीन है तो इसमें इतना सा छोड़ देंगे जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं होगी, और जब दूसरी कल्टीवेशन होने वाली होगी, मतलब इस बार गेहूं उपजाऊ किए हैं तो दूसरी बार में चावल करेंगे। और दूसरी बार में करने से पहले हम लोग जो फार्मर्स हैं इसको पहले प्लग कर देते हैं, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करके ही छोड़ देते हैं। और फिर जब दूसरा क्रॉप इसमें लगाना होता है इस बाकी वाले एरिया में, तब यहाँ पे हम जो फार्मर्स हैं ये डेड मैटर को डाल देते हैं पूरे हर जगह खेत में डाल देते हैं, ताकि जो सॉइल में जो डिकम्पोजर्स है उसे डिकम्पोज कर दे। और ऐसे ही फैलोइंग में होता है, सिंपल सा इतना ही ये छोड़ देंगे जिसमें प्लगिंग करके छोड़ देते हैं एक दो बार, और इतने में एरिया में होता है आपका खेती। फिर जब दूसरी बार होने वाला होता है तो डेड मेटल्स को छिड़क देते हैं पूरे खेत में और फिर डिकम्पोज कर लेते हैं। और ऐसे अगर आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है अगर वो कम हो गई है तो वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब
पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब ये तो हो गया फेलोइंग। अब दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन, सॉरी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? क्रॉप रोटेशन में मतलब रोटेशन मतलब रोटेट होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है क्रॉप्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं इस प्रोसेस में एक्चुअली, कि वो लोग जैसे कि यहाँ ये खेत है, एक बार में वीट बो दिए और दूसरी बार में कोई दूसरे तरीके का अनाज बो दिए, जैसे कि चावल। मतलब हर बार बदलते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार नहीं रखते। और अगर बार बार रखेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो कम होने लगती है। वरना ऐसा है कि अगर वीट ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाला है, क्रॉप है, तो राइस कम इस्तेमाल करने वाला है। और ऐसे करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्रॉप के लिए इनफ रहती है। और ऐसे ही क्रॉप रोटेशन होता है। अब तीसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही समय में 3-4 क्रॉप्स को ग्रो करना। इस प्रोसेस में जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड में एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। और चौथा है एडिंग न्यूट्रिएंट्स, और इसमें सबसे पहला है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में एक्चुअली केमिकल्स में आपको न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। और ऐसे करने से जो जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स उसके अनुसार मिले। इसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं सॉइल में, ताकि क्रॉप को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल पाए और वो अच्छे से ग्रो हो पाए। ये तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का है। लेकिन मैन्योर का है कि नेचुरली जो मतलब खाद वगैरह को डालते हैं, कभी कभी फार्मर्स खाद वगैरह भी डालते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, मतलब नेचुरली वो सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से या फिर ग्रो करते हैं। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर करते हैं वैसे ये भी करता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है। वही कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा हार्मफुल है अगर हर बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इसको हर बार इस्तेमाल करते हैं तो कोई हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये नेचुरल है। अब हम लोगों ने इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी भी समझ ली है। अब हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी समझ लिया। अब हमको इरिगेशन समझना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले अभी हम लोगों ने इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी समझा। अब हम लोगों का इरिगेशन टॉपिक है। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है मतलब पौधों को जो पानी देने का जो सिस्टम है, इसको इरिगेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में 4 अलग अलग तरीके के तरीकों से मतलब हम पानी पौधों को पानी दे सकते हैं, 4 अलग अलग प्रोसेस से। पहला है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि ट्यूब पाइप्स को एक नल से या फिर किसी ज्यादा प्रेशर देने वाले पानी, जिसमें से ज्यादा प्रेशर से पानी निकलता है, उस डिवाइस से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर कहीं कहीं किसी किसी इंटरवल पे ये जो पानी है इसको स्प्रे करके ज्यादा दूर तक स्प्रे किया जाता है। ऐसे में पानी जो है वो अच्छे से हर क्रॉप को मिल पाता है। दूसरा क्या है? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, मतलब इसमें भी वैसे ही है। इसमें नल से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये ट्यूब को, ये भी एक ट्यूब जैसा ही डिवाइस है, मतलब इरिगेशन सिस्टम है। तो लेकिन इसके बीच में लगा ये ट्यूब है ऐसे, यहाँ पे बीच में रहते हैं छोटे छोटे, इसमें थोड़ा जिसको थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता रहता है। हाँ,
और ऐसे ही ड्रिप इरिगेशन होता है। और ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं हो पाता। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन उन जगहों पे होता है जहाँ पे कम पानी होता है। अब फॉरो इरिगेशन क्या है? फॉरो, इसमें दो मेन वर्ड हैं। पहला तो आपका है मतलब ये जो उठा हुआ है ये रिजेस है, इसको आर कह सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको एफ कह सकते हैं, मतलब फॉरो। इसमें क्या होता है, जो रिजेस है इसमें पौधे लगा दिए जाते हैं, क्रॉप्स को लगा दिया जाता है। और जो नीचे में जो है सॉइल को काट दिया जाता है और इसमें जो वाटर है इसको फ्लो किया जाता है ताकि पानी पौधों को पहुंचाया जा सके। और इसी में यहाँ पे पानी अगर जब छोड़ दिया जाता है तो यही पानी यहाँ पे भी आ जाता है और क्रॉप इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी फैरो में आता है। इसी के लिए इसको फॉरो इरिगेशन कहते हैं, ना कि रिजेस इरिगेशन। अब हम लोग का है बेसिन इरिगेशन। आपने चाय की खेती में देखा ही होगा, जो फील्ड है वो पूरा भर जाता है, पानी से भर दिया जाता है और यहाँ पे मिट्टी का थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है ताकि जो पानी है वो दूसरे फील्ड में ना जाए, दूसरे किसी फील्ड में ना जाए। और यहाँ पे पूरा पानी भर दिया जाता है और क्रॉप्स को लगा दिया जाता है। ऐसे क्रॉप्स को हम लोग पैडी क्रॉप भी कहते हैं। ऐसे जो फील्ड है वो पूरा पानी से भर जाता है, इसलिए इसको हम बेसिन इरिगेशन कहते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए हम लोग बाकी के जो 5, 6, 7 पॉइंट हैं इसको हम लोग अगली वीडियो में मतलब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।